हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यानी उत्पादकता और अपघटनकर्ता। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह प्रोडक्टिविटी और डीकम्पोजिशन रहने वाला है। तो बच्चों इससे पहले अपन ने यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे इकोसिस्टम। तो बेटे मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया कि इकोसिस्टम एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें जैवीय और अजैवीय घटकों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो इकोसिस्टम शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? तो बेटे ये टेंसले के द्वारा दिया गया। और जो ओडम है उन्होंने बेटे फादर ऑफ इकोलॉजी कहा और इकोसिस्टम को एक प्राकृतिक इकाई कहा। यहां तक आपको याद होना चाहिए बेटे। और इकोसिस्टम जो होता है ये बेटे एक तरह से जटिल और सरल दोनों हो सकता है। जितना बड़ा इकोसिस्टम होगा उतना ही जटिल और स्थायी होगा, जितना छोटा इकोसिस्टम होगा उतना ही बेटे अस्थायी और सरल होगा। पानी की एक बूंद से लेके और महासागर तक का इकोसिस्टम अपन ने बताया। तो पानी की बूंद का इकोसिस्टम बिल्कुल सबसे छोटा नैनो इकोसिस्टम कहलाता है। तालाब का इकोसिस्टम बेटे माइक्रो इकोसिस्टम कहलाता है। जंगल का इकोसिस्टम मैक्रो इकोसिस्टम कहलाता है। और साथ में बेटे जो है क्या कहते हैं उसका महासागर का इकोसिस्टम ये बेटे मेगा इकोसिस्टम कहलाता है। बच्चों अपन ने इकोसिस्टम को इस तरह से क्लासिफाई किया कि सबसे पहले तो प्राकृतिक इकोसिस्टम और दूसरा है कृत्रिम इकोसिस्टम। बेटे प्राकृतिक इकोसिस्टम को अपन ने दो पार्ट में डिवाइडेड किया। उसमें पहला स्थलीय इकोसिस्टम और दूसरा है जलीय इकोसिस्टम। बेटे स्थलीय इकोसिस्टम के अंदर घास का इकोसिस्टम, वन का इकोसिस्टम, रेगिस्तान का इकोसिस्टम और किसी वृक्ष का इकोसिस्टम। फिर अब आ जाइएगा जलीय इकोसिस्टम पर। तो जलीय इकोसिस्टम के भी दो पार्ट हैं बेटे। एक तो होता है स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम और एक होता है समुद्रीय इकोसिस्टम। स्वच्छ जल में भी बहते हुए जल का इकोसिस्टम और ठहरे हुए जल का इकोसिस्टम। उधर बेटे समुद्री इकोसिस्टम है जो सबसे बड़ा होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर मनुष्य के द्वारा बनाया गया मछली का घर एक्वेरियम है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया स्विमिंग पूल या मनुष्य के द्वारा बनाया गया छोटा तालाब। तो ये बेटे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बेटे अपन ने नेक्स्ट टर्न पर प्रीवियस लेक्चर में इकोसिस्टम के बारे में बताया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटे यानी प्रोडक्टिविटी और साथ में डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। तो पहले इसके बारे में समझ लीजिएगा बेटे कि जो प्रोडक्टिविटी है ये ऐसी उत्पादकता है जो किसी जो है उत्पादकों के माध्यम से या इकाई समय या इकाई क्षेत्र में बनाए गए भोजन की मात्रा है। तो बेटे उत्पादकता वो होती है जो इकाई समय या इकाई क्षेत्र में भोजन की मात्रा को बनाया जाता है या प्रकाश संश्लेषण से स्वपोषी के द्वारा इस ऊर्जा का संचय किया जाता है। तो इसे तो अपन प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में बेटे अपघटन है कि जो स्वपोषी और परपोषी सजीव होते हैं उनके शरीर के अंदर जटिल मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं बेटे मरने के बाद में। तो ये जटिल और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें सरल पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है इसको अपन अपघटन कहेंगे और इनके करने वाले को अपघटन कर्ता कहेंगे। तो आइए बच्चों अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले यानी प्रोडक्टिविटी से। तो आज का बेटे हमारा जो टॉपिक रहेगा ये टॉपिक रहेगा उत्पादकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहां से क्वेश्चन भी आता है तो याद रखना। यानी इसको आप कहोगे बेटे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन कैसे दोगे आप? तो याद रखना बेटे इकाई क्षेत्र व इकाई समय में, इकाई क्षेत्र व इकाई समय में स्वपोषी यानी बेटे जो प्रोड्यूसर होते हैं उत्पादक होते हैं तो इकाई समय व इकाई क्षेत्र में स्वपोषी यानी उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन की मात्रा, द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, बनाए गए
कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ जिसे आप बेटे भोजन कह सकते हो या संचय, आप इसमें ऊर्जा कह सकते हो। बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उत्पादकता कहलाती है। उत्पादकता कहलाती है। उत्पादकता कहलाती है। तो बेटे ये तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एक बार अच्छी तरह से समझ ले कि इकाई समय और इकाई क्षेत्र में किसी स्वपोषी सजीवों के द्वारा या उत्पादकों के द्वारा बनाए गए भोजन की मात्रा या संचित की गई ऊर्जा की मात्रा या बेटे जो है बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, ये उस क्षेत्र की उत्पादकता कहलाती है। तो इकोसिस्टम के अंदर जो भी पोषक स्तर होगा, जो ट्रॉफिक लेवल होगा, उस ट्रॉफिक लेवल पर इकाई समय और इकाई क्षेत्र में बनाए गए भोजन की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। बेटे ये जो उत्पादकता होती है, ये यहां पर अपन दूसरे नंबर पर लिखिएगा टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार यहां पर याद रखना, यानी बेटे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पहले है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब सीधा याद रखना, यानी उत्पादकों द्वारा बनाया गया भोजन। तो याद रखना बेटे, यानी पहले आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किससे संबंधित रहेगी? उत्पादकों से। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी बेटे उत्पादक लेवल पर या स्वपोषी द्वारा या हरे पेड़ पौधों द्वारा या उत्पादकों के द्वारा इकाई समय और इकाई क्षेत्र में बनाए गए भोजन की मात्रा को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं बेटे। तो इसका पहला प्रकार याद रखना, जिसको आप कहोगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी इसको जीपीपी आप यहां पर कहोगे। तो जीपीपी जो होगी बेटे, यानी यहां पर इकाई समय और इकाई क्षेत्र में बनाया गया भोजन। इकाई समय व क्षेत्र में बनाया गया भोजन। तो यह याद रखना। और इसमें आपको याद रखना है कि जीपीपी बराबर होगा नेट प्रोडक्टिविटी प्लस आर। तो ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो एक बार अच्छी तरह से देख ले बेटे कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे जीपीपी के नाम से आप जानेंगे, तो इकाई समय और इकाई क्षेत्र में बनाया गया भोजन, जिसमें बेटे उसका रेस्पिरेशन भी शामिल में है, याद रखना। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, ये होगा बेटे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। तो ये आपके सामने आ गया बेटे नेट प्राइमरी, यानी इसको कहेंगे कुल प्राथमिक उत्पादकता, और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब ये है कि इकाई समय व इकाई क्षेत्र में बनाया गया भोजन। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बेटे एनपीपी प्लस रेस्पिरेशन, यानी कुल बनाया गया भोजन और श्वसन दोनों को मिलाकर जो है कहते हैं, उसे कहोगे आप ग्रॉस यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता। और बेटे दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता। तो कुल प्राथमिक उत्पादकता में ये होगा कि बेटे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी उसमें श्वसन के बाद में, यानी श्वसन के बाद बचा हुआ भोजन की जो मात्रा होगी उसे आप कहोगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी तो क्या था बेटे? श्वसन और कुल बनाए गए भोजन की मात्रा थी, वो तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन बेटे श्वसन के बाद में, क्योंकि श्वसन में भी क्या होगा, संचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है और बेटे वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बनाए गए भोजन में से श्वसन क्रिया में खर्च हुए भोजन को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कहलाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और वो भी कौन सी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक बार फिर समझ ले बेटे कि टोटल स्वपोषी के द्वारा बनाया गया जो कुल भोजन होगा वो तो ग्रॉस यानी सकल प्राथमिक
उत्पादकता कहलाएगी बेटे, है ना, जिसका फॉर्मूला होगा जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर। अब बेटे जो कुल प्राथमिक उत्पादकता है उसमें आपको याद रखना है कि जो कुल बनाया गया भोजन था उसका कुछ उपयोग शोषण के ऑक्सीकरण में हो गया, तो शोषण के ऑक्सीकरण में खर्च हुए भोजन के बाद में बचा हुआ जो भोजन होगा वह कुल प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। तो ये याद रखना बेटे, ये दोनों की दोनों कौन सी उत्पादकता है? प्राथमिक उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादकता ये बेटे यानी उत्पादकों से निर्भर है, उत्पादकों के द्वारा बनाया गया भोजन ये कहलाता है प्राथमिक उत्पादकता। इसके दो पार्ट हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता और कुल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता के मतलब ये है कि किसी भी उत्पादकों के द्वारा इकाई समय और इकाई क्षेत्र में बनाया गया कुल भोजन। तो बेटे जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर आ जाएगा। और बेटे कुल प्राथमिक उत्पादकता वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण के बाद या शोषण के बाद बचा हुआ जो संचित भोजन होगा फिर वह कहलाएगा कुल प्राथमिक उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादकता वो होती है जो उत्पादक लेवल पर भोजन बनाया जाता है या उत्पादक लेवल पर ऊर्जा का संचय किया जाता है, ये तो प्राथमिक उत्पादकता है। तो प्राथमिक उत्पादकता किससे रिलेटेड है बच्चों? उत्पादकों से या स्वपोषी से। यहां पर आप नंबर 2 याद रखना बेटे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी याद रखना उपभोक्ता स्तर पर बनाया गया कार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता स्तर पर बनाए गए कार्बनिक पदार्थ। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बेटे, उपभोक्ता स्तर पर। तो याद रखिएगा कि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है क्या है बेटे, कि जैसे मान लो अपन मनुष्य, अपन भी उपभोक्ता हैं, तो अपन जब दाल चावल चपाती खाएंगे तो हमारे अंदर उनके माध्यम से वो तो रॉ मटेरियल के रूप में मिल जाएगा, लेकिन बेटे फिर ये इन पदार्थों से हमारे अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और जीव द्रव्य के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह ये सब बनते हैं। तो उपभोक्ता लेवल पर बनाए गए जटिल कार्बनिक पदार्थ ये भी बेटे प्रोडक्टिविटी है, और इसको आप कहोगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो याद रखना बेटे कि पादपों के माध्यम से या उत्पादकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाया गया भोजन ये तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और बेटे उपभोक्ता के द्वारा उसके शरीर में निर्मित किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थ ये कहलाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और फिर यहां पर तीसरे नंबर पर आता है बेटे जिसको आप कहोगे नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी। तो याद रखना नेट प्राइमरी नहीं बेटे, केवल कुल उत्पादकता, नॉट प्राथमिक, कुल उत्पादकता। तो इसमें आप कैसे याद करोगे कि उपभोक्ता के बाद में, या न्यू समझ लो आप तो कि ऐसी उत्पादकता जो उपभोक्ता जिसे उपयोग में नहीं लेता है, यानी बेटे वह भोजन की वह मात्रा जो उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो उसे आप कहोगे नेट प्रोडक्टिविटी। यानी उपभोक्ता के यूज लेने के बाद में बची हुई जो भोजन होगा उसे आप कह सकते हो नेट प्रोडक्टिविटी। तो आप याद कर ले अच्छी तरह से बेटे, प्रोडक्टिविटी के 3 पार्ट होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और नेट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वह प्रोडक्टिविटी होगी जो उत्पादकों के माध्यम से बनाया गया भोजन होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बेटे उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए जटिल कार्बनिक पदार्थ। और बेटे तीसरी है नेट प्रोडक्टिविटी, यानी किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी भोजन की वह मात्रा जो उपभोक्ता के द्वारा उपयोग नहीं ली जाती है। तो उपभोक्ता के द्वारा उपयोग नहीं ली जाने वाली जो भोजन की मात्रा है उसे आप कहोगे नेट प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से बेटे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि उत्पादकता क्या होती है। आइए अब बेटे इसको 1 by 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो बेटे यहां पर इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम के क्रियाशील और उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा और साथ में निरंतर इनपुट
की जो आधारभूत आवश्यकता होती है। यानी इसको न्यू समझो बेटे कि किसी भी इकोसिस्टम को क्रियाशील और स्थायी रहने के लिए, ये याद रखना, किसी भी इकोसिस्टम को क्रियाशील और स्थायी रहने के लिए उसके अंदर एनर्जी का आना बहुत जरूरी है। तो बेटे सूर्य की जो ऊर्जा है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किसी भी इकोसिस्टम में आएगी, और लेकिन पहले कहां आएगी? उत्पादकों में आएगी। तो उत्पादक जो होते हैं बेटे ये सौर ऊर्जा को संचित करके भोजन के रूप में इनका संचय कर लेते हैं, और यही उत्पादकता है। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी इकोसिस्टम को क्रियाशील बने रहने के लिए या उसे स्थायी बने रहने के लिए सबसे पहले सोलर एनर्जी का उसमें आना जरूरी है, यानी सोलर एनर्जी का इनपुट होना जरूरी है। लेकिन बेटे किसी भी इकोसिस्टम में, मैंने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सोलर एनर्जी का जो एंट्री साइट है, यानी प्रकाश ऊर्जा जो इकोसिस्टम में प्रवेश करती है उसका एंट्री साइट कौन है? उत्पादक या हरे पौधे होते हैं। तो ये हरे पौधे प्रकाश या सूर्य ऊर्जा को बेटे ग्रहण करके और उसका संचय भोजन के रूप में कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कहलाती है उत्पादकता। तो यहां तक क्लियर कि किसी भी इकोसिस्टम को स्थायी और क्रियाशील बने रहने के लिए पहले सूर्य की ऊर्जा को बेटे इस इकोसिस्टम में इसका इनपुट होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट नंबर पर आप देखिएगा बेटे सेकंड कि प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि और प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थों की सामग्री है या मात्रा है। तो बेटे बिल्कुल सिंपल है, ये कहलाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी प्राथमिक उत्पादकता। तो ये याद रखना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी फिर मैं यहां लिख देता हूं बेटे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ बेटे, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा, ये याद रखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूं बेटे, यानी पादपों द्वारा, इस तरह से आपको याद रखना है, पादपों द्वारा इकाई समय व इकाई क्षेत्र में, इकाई समय व इकाई क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन की मात्रा, बनाए गए भोजन की मात्रा, ये सिंपल वे में बेटे मैंने आपको बता दिया, ये कहलाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो याद रखना पहली प्रोडक्टिविटी आपके सामने आई है जिसको आप कहोगे प्राथमिक उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादकता ये होती है बेटे जीपीपी और एंड यहां पर एनपीपी, और फिर यहां पर आपको याद रखना है बेटे जीपीपी का मतलब होता है एनपीपी प्लस आर, और बेटे यहां पर जो एनपीपी होगा इसका मतलब होगा जीपीपी माइनस आर। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि जो है प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। तो एक बार फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा बेटे कि जो प्राथमिक उत्पादकता है इसमें आपको क्या याद करना है कि उत्पादकों के द्वारा या पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से बनाए गए भोजन की मात्रा या जैव मात्रा है। तो ये थोड़ा सा आपको सीधी सी परिभाषा है कि अगर उत्पादक लेवल पर, अगर पादप लेवल पर या स्वपोषी लेवल पर जो भोजन बनाया जाता है तो ये है प्राथमिक उत्पादकता। और है भी से बेटे क्योंकि सबसे पहले याद रखना कि सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में कौन सबसे पहले इस इकोसिस्टम में भोजन बनाता है, तो आपका पास सीधा जवाब कि पौधे बनाते हैं। तो जब पौधे सबसे पहले भोजन बनाते हैं वही बेटे कहलाती है प्राथमिक उत्पादकता। उसके बाद में ये भोजन किसी जंतु में जाएगा, फिर दूसरे जंतु में जाएगा, फिर तीसरे जंतु में जाएगा। तो फिर जंतु भी बेटे क्या करते हैं कि पादपों के द्वारा बनाए गए भोजन को यूज लेकर और फिर जटिल कार्बनिक पदार्थ फिर और बनाते हैं। तो उपभोक्ता लेवल पर जो जैव मात्रा बनेगी, जो भोजन बनेगा, उसे आप कहोगे द्वितीय उत्पादकता। तो पहले यहां आप समझ लीजिएगा बेटे क्यों यहां सबसे पहले आता है प्राथमिक उत्पादकता। तो आप देख लो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों के द्वारा, याद रखना बेटे पादपों के द्वारा इकाई समय और इकाई क्षेत्र में बनाए गए जैव भार या जैव मात्रा या भोजन की मात्रा, उसको कहोगे प्राथमिक उत्पादकता।
प्राथमिक उत्पादकता के दो प्रकार पढ़ने वाले बेटे, अभी से याद कर लो। पहला यहां पर होगा यानी ये जीपीपी, इसको सकल प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब यह है कि इकाई समय इकाई क्षेत्र में बनाए गए भोजन की मात्रा। तो ये तो सकल प्राथमिक उत्पादकता है। और दूसरा है बच्चों यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता। तो इसमें आपको क्या याद करना है कि जो प्राथमिक उत्पादकता है, यानी अगर जो प्राथमिक उत्पादकता में बनाया गया भोजन है उनमें से बेटे शोषण क्रिया के दौरान खर्च हुए भोजन की मात्रा को घटा दें, अपन माइनस कर दे शोषण के दौरान जो भी ऑक्सीकरण हुआ होगा, तो ओबियसली कि भोजन के मान में कुछ कमी आई होगी। तो शोषण के माध्यम से घटे हुए भोजन को या शोषण के माध्यम से खर्च हुए भोजन को अपन कुल बनाए गए भोजन में से हटा दें, तो फिर आपके पास में आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बेटे ध्यान रख लें कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो दो प्रकार की होती है, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी बेटे जिसका फॉर्मूला है एनपीपी प्लस आर, आपको याद करना है, आर यहाँ शोषण से है, एनपीपी का मतलब होगा जीपीपी माइनस आर। तो ये आपको याद रखना है। आगे अपन देखते हैं बेटे जैव मात्रा यानी भोजन के उत्पादन की जो दर है, इसी दर को आप क्या कहोगे, उत्पादकता कहेंगे। तो याद रखिएगा बेटे कि भोजन बनाने की इकाई समय और इकाई क्षेत्र में किसी पादपों के द्वारा बनाए गए भोजन की जो दर है उस दर को उत्पादकता कहते हैं। बेटे ये जो दर होती है गेहूं और चावल के पौधों में सबसे ज्यादा होती है, और जो ट्रॉफिक लेवल है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं बेटे, यानी इस जहां पे नोट लगा के लिख देता हूं, थोड़ा सा याद कर लेना आप, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। लेकिन जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान की उत्पादकता न्यूनतम होती है, की उत्पादकता न्यूनतम होती है। तो ये दो पॉइंट याद कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से क्षेत्र की उत्पादकता सर्वाधिक होगी और कौन से क्षेत्र की उत्पादकता न्यूनतम होगी। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देख लें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और की उत्पादकता तो सर्वाधिक होगी और रेगिस्तान की जो उत्पादकता है वह न्यूनतम होती है। पादपों में बेटे गेहूं और चावल की जो उत्पादकता है ये सर्वाधिक होती है। अब आइएगा बेटे, उत्पादकता का पता लग गया हमें कि भोजन की मात्रा के उत्पादन की दर यानी इकाई समय और इकाई क्षेत्र में बनाए गए जैव मात्रा या भोजन की मात्रा की जो दर है उसी दर को आप कहोगे उत्पादकता। और ये दर कैसे व्यक्त की जाती है, तो इसमें यानी बेटे ग्राम पर ईयर या किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर के रूप से इसे व्यक्त किया जाता है। यानी बेटे यानी ग्राम पर ईयर इस तरह से आएगा कि एक साल में कितने ग्राम या किलो कैलोरी मीटर एरिया और पर ईयर। तो बेटे यहाँ पर ये तो क्षेत्रफल है और ये समय है और ये इसमें बनाए गए ऊर्जा की मात्रा है। तो इस रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ग्राम पर ईयर या बेटे किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर और पर ईयर। तो इस तरह से यहाँ पर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर, तो ये आपको याद रखना है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जाता है। यानी जो पीपी है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसे जीपीपी प्लस एनपीपी के रूप में विभाजित किया जाता है। तो ये याद रखना बेटे कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कितने भागों में, या तो बेटे ग्रोस यानी सकल या फिर कुल प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राथमिक उत्पादकता में इसे बांटा जा सकता है। तो अब यहां पर आपको यह याद हो गया कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसके दो पार्ट होने वाले बेटे, सकल प्राथमिक उत्पादकता
और एक कुल प्राथमिक उत्पादकता। तो अब यहां देखो बेटे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर है। यानी यहां पर बेटे ये जो सकल है, सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी जीपी बराबर एनपीपी प्लस आर है। तो ये तो आपके पास में आ गया सकल प्राथमिक उत्पादकता। यानी एक बार फिर समझ लें कि सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनाए गए भोजन की मात्रा है। ध्यान रखना इसमें शोषण भी शामिल में है, इसको माइनस नहीं किया जाएगा बेटे। यानी शोषण के दौरान खर्च होने वाला पोषक पदार्थ और बचा हुआ पोषक पदार्थ, इन दोनों की मात्रा को आप कहोगे सकल प्राथमिक उत्पादकता। यानी बेटे न्यू मान के चलो कि जैसे मान लेते हैं कि हमने भोजन किया है, अब भोजन अपन ने कर लिया है, भोजन करने के बाद में आपको पता है कि बेटे जो पोषक पदार्थ अपने ग्रहण किए हैं उनका कुछ समय बाद में ऑक्सीडेशन होने वाला है और फिर हमारे अंदर पोषक पदार्थों की कमी आ जाएगी। तो अब याद रखो कि शोषण के दौरान खर्च होने वाला जो पोषक पदार्थ प्लस बचे हुए पोषक पदार्थ की जो कुल मात्रा है वह कहलाती है यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो सीधा आप तो याद कर लें कि इकाई समय और इकाई क्षेत्र में पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनाए गए भोजन की मात्रा को जो है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहोगे, जिसमें खर्च होने वाले शोषण के दौरान खर्च वाला पोषक पदार्थ और प्लस बचा हुआ पोषक पदार्थ दोनों शामिल में हैं। तो जीपीपी बराबर क्या होगा एनपीपी प्लस आर। मतलब यह है बेटे कि प्लस आर तो वह है जो शोषण के दौरान खर्च हुआ पोषक पदार्थ है और एनपीपी वह है जो कि बचा हुआ शेष पोषक पदार्थ है। तो शोषण के दौरान खर्च होने वाला पोषक पदार्थ प्लस बचा हुआ पोषक पदार्थ को मिला करके जो प्रोडक्टिविटी बनेगी उसे सकल प्राथमिक उत्पादकता के रूप में आप जानेंगे। यहां तक क्लियर? तो बेटे याद रखना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पहला पार्ट है ये, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पहला पार्ट है सकल, यानी ये वाला बेटे ये पहला पार्ट है सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले भोजन की कुल मात्रा है, जिसमें इसका फॉर्मूला क्या है जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर। मतलब न्यू समझना बच्चों कि जीपीपी तो आपको याद हो ही गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले भोजन की कुल मात्रा है। अब इसको मैंने फॉर्मूले में लिखा है एनपीपी प्लस आर। तो ऐसे याद करना कि जब भोजन बनता है तो बेटे पौधों में भी शोषण होता है, वहां पर भी कुछ भोजन खर्च हो जाता है शोषण के रूप में और कुछ बचा रहता है। तो जो भोजन शोषण में खर्च होता है उसकी मात्रा और जो भोजन बचा रहता है उसकी मात्रा, दोनों को मिलाकर जो बनेगा वह बनेगा सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्लियर? आगे बढ़ेगा बेटे। इसका अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा सकल, अब देखो बेटे सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान, यानी शोषण क्या है बेटे आर, हुई क्षति को घटा देते हैं तो फिर ये आ जाता है नेट प्राथमिक उत्पादकता। यानी ये आ जाएगी बेटे एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये इसकी दूसरी बेटे सेकंड नंबर की जो है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई हमारे पास में, ये सेकंड नंबर की। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। तो कैसे बेटे एक बार याद कर लो कि पहले अपन ने जीपीपी में तो क्या किया था, शोषण के दौरान खर्च होने वाली ऊर्जा और शेष बचे पोषक पदार्थ को मिला करके कहा था जीपीपी। अब अपन ने क्या किया कि बेटे जो भी पोषक पदार्थ कुल बनता है उनमें से शोषण के दौरान जो खर्च होता है उसे घटा दो आप, तो फिर जो बचा हुआ पोषक पदार्थ होगा वह कहलाता है एनपीपी। तो एनपीपी की वैल्यू कैसे निकलेगी कि जो जीपीपी की वैल्यू है उसमें से आप बेटे शोषण के दौरान खर्च होने वाले पोषक पदार्थ को माइनस कर दो तो फिर आपके पास में आ जाएगी एनपीपी। तो यहां परिभाषा से याद करना चाहे तो ऐसे याद कर लो कि बेटे जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है उनमें से शोषण के दौरान क्षति होने वाले पोषक पदार्थों को घटा दो,
शोषण के दौरान जो पोषक पदार्थ खर्च हो जाता है उसे घटा दो, तो फिर जो बचेगा उसे कहेंगे नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो बेटे इसका फॉर्मूला बनेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर जीपीपी माइनस आर। तो ये फॉर्मूले थोड़े से याद कर लेना बेटे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है। उसके बाद में याद रखना, द्वितीय उत्पादक को उपभोक्ता ने नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। तो ये भी याद रखना बेटे, ये हमारे पास में आ गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो याद रखना ये नंबर 2 प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी द्वितीय प्राथमिक उत्पादकता। तो द्वितीय जो उत्पादकता है ये उपभोक्ता लेवल या उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए भोजन की मात्रा है। तो एनसीईआरटी यही कह रहे बेटे कि द्वितीय उत्पादकता उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर को परिभाषित करती है। सीधा याद रखो आप तो बेटे, द्वितीय उत्पादकता यानी उपभोक्ता द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। तो बेटे याद रखना किस लेवल पर, यानी उपभोक्ता लेवल पर। तो सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी होगी, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, तो याद करना बेटे उपभोक्ता से। क्योंकि ये याद करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेटे पेड़ पौधों से जो अपन लेंगे फिर हमारे अंदर आकर वो कोई और मटेरियल नहीं बनाएंगे। तो उत्पादकों से अपन भोजन ग्रहण करते हैं, और जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे मान लेते हैं अपन कहते हैं बेटे जितना प्रोटीन लेंगे शरीर बलिष्ठ बनेगा। तो जो ये प्रोटीन लेने से हमारा शरीर जो बलिष्ठ बना है, इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे शरीर ने भी तो कुछ न कुछ बनाया है। तो उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए भोजन की जो मात्रा है या बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वह कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी ऐसे समझो कि सबसे पहले सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जो भोजन बनाएंगे वह तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, और उसे कौन बनाएंगे बेटे, उत्पादक बनाएंगे। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से संबंधित तो कौन होंगे, उत्पादक होंगे। उसके बाद में ये उत्पादकों के द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा उसे बेटे उपभोक्ता काम में लेगा, और ये उपभोक्ता भी बेटे हमारे उसके शरीर के जो है प्रोटीन मसल्स वगैरह का निर्माण करेगा, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेगा, जीव द्रव्य का निर्माण होगा कोशिकाओं में। तो ये उपभोक्ता लेवल पर बनने वाले जो जटिल पदार्थ हैं तो ये कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये उत्पादकों के द्वारा बनाया गया भोजन है, और द्वितीय या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थ है। अब तीसरी एक और होते बेटे यहां पर, जिसको आप कह सकते हो नेट प्रोडक्टिविटी, यानी इसको ओनली एनपी कहोगे बेटे। नेट, नॉट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहा मैंने, केवल नेट प्रोडक्टिविटी। अब क्या होगा बेटे, यानी ध्यान रखना कि उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में नहीं लिए जाने वाले पोषक पदार्थों की मात्रा है। यानी जो पौधों ने भोजन बनाया है ना, उनमें से कई तो बेटे उपभोक्ता अपने भोजन में काम में ले लेंगे। तो इकाई समय और इकाई क्षेत्र में, ये इकाई समय इकाई क्षेत्र तो होना बहुत जरूरी है, वरना क्या पूरी पृथ्वी का थोड़ी मान लेंगे अपन। तो इकाई समय इकाई क्षेत्र में उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में नहीं लिए जाने वाले भोजन या पोषक पदार्थों की मात्रा है। तो इसको याद रख लेना बेटे, यानी इकाई समय व इकाई क्षेत्र में उपभोक्ता द्वारा उपयोग में नहीं लिए जाने वाले पोषक पदार्थों की मात्रा। तो ये ध्यान रखना, नहीं लिए जाने वाले, ये वर्ड पे ध्यान रखना बेटे। यानी इकाई समय और इकाई क्षेत्र में
उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में नहीं लिए जाने वाले पोषक पदार्थों की मात्रा कहलाती है नेट प्रोडक्टिविटी। तो थोड़ा सा बेटे समझना पड़ेगा, लेकिन नेट लेवल का टॉपिक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटे मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यहां पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उपभोक्ता लेवल पर बनाए गए भोजन की मात्रा है, और नेट प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि इकाई समय और इकाई क्षेत्र में उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में नहीं लिए जाने वाले पोषक पदार्थों की मात्रा है। या न्यू, दूसरे वर्डों में न्यू कह दो बेटे आप तो, कि उपभोक्ता के उपयोग में लेने के बाद बचे हुए पदार्थों की मात्रा। ऐसे भी बोल सकते हो कि बेटे उपभोक्ता जितना खाना होगा वो प्रकृति में खा लेंगे, लेकिन जो बचा हुआ भोजन होगा अब वो कहलाएगा नेट प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से बेटे प्रोडक्टिविटी के मैंने 3 प्रकार बताया आपको, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आइएगा बेटे इसके बाद में और कुछ रोचक तथ्य इससे संबंधित है। तो प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है, यह भी याद रखना बेटे। यानी जो प्राथमिक उत्पादकता है यह सीधा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पादप प्रजातियों पर। क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि बेटे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यह पादपों के द्वारा बनाए गए भोजन की मात्रा है। तो याद कर लेना बेटे कि प्राथमिक उत्पादकता यह सुनिश्चित क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्र में पादप प्रजातियों पर निर्भर करती है। अब ये विभिन्न प्रकार के होते हैं बेटे, ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक, उसके अलावा पोषकों की उपलब्धता और पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। क्योंकि बेटे यहां पर देखो कि जो प्राथमिक उत्पादकता है यह पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करेगी। तापमान भी पर्याप्त होना चाहिए, है ना, प्रकाश भी पर्याप्त होना चाहिए। उसके अलावा बेटे पोषकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी कि जिस मिट्टी में पौधे उगते हैं उसमें पोषक पदार्थों की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए, और साथ में पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो प्राथमिक उत्पादकता है बच्चों, ये प्राथमिक उत्पादकता सबसे पहले तो याद रखना है ये इकाई क्षेत्र में मौजूद पादप प्रजातियों पर निर्भर करेगी। अब बेटे पादप प्रजातियां कैसे सर्वाइव करेगी? तो वहां के वातावरणीय कारक से प्रभावित रहेगी, पोषक की मात्रा पर यह प्रभावित रहेगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर भी यह पादप प्रभावित रहेगा। तो बेटे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यह पर्यावरणीय कारकों पर, पोषक पदार्थों की मात्रा पर और पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर भी निर्भर करेगी। क्योंकि मान लो पौधे तो बहुत सारे हैं बेटे, अगर उन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होगी तो प्राथमिक उत्पादकता कम हो जाएगी। या पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी मौजूद है लेकिन बेटे तापमान बहुत ज्यादा है, या प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा है, या वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, तो भी बेटे पादप के अंदर भोजन बनाने की दर घट जाएगी। और मान लो वातावरण भी सही है, प्रकाश संश्लेषण की भी क्षमता है, लेकिन मिट्टी के अंदर बेटे पोषक तत्वों की कमी आ गई तो भी बेटे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की मात्रा घट जाएगी। तो इसका मतलब आपको याद करना है कि जो प्राथमिक उत्पादकता है यह पादप प्रजातियों पर तो निर्भर करती ही है, लेकिन साथ में पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करती है, मृदा में मौजूद पोषक तत्वों पर निर्भर करती है, और पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर भी निर्भर करती है। तो यह भी आपको बेटे याद रखना है। इसलिए विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में भिन्न भिन्न होती है, और यही कारण है बेटे कि अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम हैं उनके अंदर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी अलग अलग होती है। क्योंकि बेटे जहां पर जैसे समुद्रविद पौधे हैं तो यहां पर ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन ज्यादा बनेगा, है ना। महासागरीय पौधे हैं तो बेटे वहां पर प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा तो भोजन ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर रेगिस्तानी पौधे हैं जिन्हें ना तो जल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उधर तापमान भी ज्यादा है, तो बेटे वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होगी। तभी मैंने आपसे कहा था कि बेटे रेगिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी है वह कम होती है, जबकि जहां पर बेटे पर्याप्त तापमान होता है जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, तो वहां की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखना बेटे कि इन के आधार पर, किसके आधार पर? पोषक पदार्थों की उपलब्धता है, पर्यावरणीय कारक है, और साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है। तो इनके आधार पर अलग अलग एरिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटे अलग अलग होती है। जैसे मैंने क्या कहा कि रेगिस्तान की प्रोडक्टिविटी सबसे कम मानी जाती है, और उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की जो प्रोडक्टिविटी है वह सर्वाधिक मानी जाती है। वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार
कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 मिलियन टन आका गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो शोषण के बाद में बचती है वो लगभग 170 बिलियन टन आका गया है। यानी इतना पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये बेटे आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर। अब हमारे पास में दूसरा टॉपिक आने वाला है और ये टॉपिक है बेटे अपघटन, यानी यहां पर अपन लेंगे तो ये टॉपिक डीकंपोजिशन यानी अपघटन, डीकंपोजिशन। तो ये जो डीकंपोजिशन है बेटे ये अपघटन है। अब अपघटन में याद रखना कि बेटे क्या क्या होगा कि सबसे पहले तो यहां पर खंडन होगा, है ना, कोई भी पदार्थ टूटेगा, टूटने के बाद में बेटे उसका अपचयन होगा, अपचयन के बाद में बेटे यहां पर उसका ह्यूमिफिकेशन होगा, ह्यूमिफिकेशन होगा, और ह्यूमिफिकेशन के बाद में उसका मिनरलाइजेशन होगा। यानी कई स्टेपों में बेटे अपघटन होता है। अपघटन का मतलब यूं समझो कि बेटे चाहे स्वपोषी जंतु हो या परपोषी जंतु हो, जब ये मरते हैं तो बेटे मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, और मिट्टी के अंदर दबने के बाद ये बेटे अपघटन कर्ताओं के माध्यम से, जिसमें फंगस और जीवाणु आते हैं, इन मृत जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने के बाद में जो है इनके अंदर जो खनिज लवण होते हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी से वापस पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये संपूर्ण घटना को बेटे अपन कहेंगे अपघटन। तो अपघटन में पहले क्या होगा, पहले बेटे चाहे जंतु हो या पौधा, उसके शरीर को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाएगा, जिसको खंडन किया जाएगा। खंडन के बाद में बेटे निस्लयन भी होता है, जिसमें क्या होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो बेटे जल में घुल करके वो मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद में बेटे अपचयन होता है। तो अपचयन के दौरान जो जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में टूटेंगे। सरल पदार्थों में टूटने के बाद में फिर वो बेटे भुरभुरे गहरे रंग के पदार्थ में बदल जाते हैं, जिन्हें हुमस कहते हैं। तो हुमस बनने की क्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है, और ह्यूमिफिकेशन पर सूक्ष्म जीवी कार्य करते हैं, और बेटे इनके अंदर मौजूद जो भी जटिल पदार्थ होते हैं वो आयनों में बदल जाते हैं, खनिजों में बदल जाते हैं। तो इसको मिनरलाइजेशन कहते हैं, और फिर मिनरलाइजेशन से जो खनिज लवण होते हैं वापस उन्हें पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से इस साइकिल को कहते हैं मिनरल साइकिल भी कहा जाता है। तो कितनी स्टेप होगी बेटे, सबसे पहले तो क्या होगा, विखंडन होगा, विखंडन के बाद में निचले होगा, निचले के बाद में अपचयन होगा, अपचयन के बाद में ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन के बाद में मिनरलाइजेशन। तो ये 5 अवस्थाओं के अंदर किसी भी जंतु और पौधे का जो शरीर है ये खनिज लवणों के अंदर बदल जाएगा। तो किसी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से किसी पौधे और जंतुओं के शरीर को वापस छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना, खनिज लवणों में बदल देना, यही क्रिया बेटे अपघटन कहलाती है, जिसमें केचुए का बहुत बड़ा रोल होता है, जिन्हें डेट्राइटस कहते हैं बेटे, यानी इनको अपरद भी कहा जाता है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना जो इसमें काम आते हैं अपघटन में, वो अपरद या डेट्राइटस भी कहलाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। बेटे आज से नहीं, कई सालों से इसको किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि एक तो बेटे ये भूमि को पोरस बनाता है, और बदले में बेटे इसका जो खाद होता है वर्मी कंपोस्ट, वह भी भूमि के लिए उपजाऊ होता है। तो केचुआ क्या माना जाता है, किसान का मित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या करते बेटे, जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करके उसके साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने का मदद करते हैं। तो ये तो सीधा सा याद रखना ना बेटे कि केचुआ यहाँ पर 2 काम करेगा, एक तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को विखंडन यानी तोड़ने में मदद करेगा, और एक भूमि को बेटे उर्वरस बनाता है, पोरस बनाता है या भुरभुरा बनाता है। तो ये वहां पर केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। उसके अलावा देखिए उसी प्रकार अपघटन जो है जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में या पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपघटन। तो अपघटन का सीधा सा मतलब है बेटे, मैं फिर लिख देता हूं यहां पर, यानी अपघटन। तो अपघटन में आपको क्या याद करना है कि जटिल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को
कार्बनिक पदार्थों को अपघटनकर्ता द्वारा या जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें बेटे, यानी CO2 कोमा जल कोमा खनिज लवण आदि में तोड़ने की क्रिया, आदि में तोड़ने की क्रिया अपघटन कहलाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी मैंने क्या क्या लिखा बेटे कि जटिल कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों को CO2 में, जल में और खनिज लवणों में तोड़ने की जो क्रिया है, इस क्रिया को आप क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि अपघटन होता क्या है। तो अपघटन बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है बेटे कि अपघटन जो है वो जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों में, जैसे कि CO2 है, जल है या खनिज लवण है, इसमें तोड़ने की क्रिया जो है ये कहलाती है अपघटन। तो अपघटन याद रह जाएगा, हालांकि इसकी 5 स्टेप होगी, मैं आगे बताने वाला हूं बेटे। तो अभी तो सीधी सी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में, CO2 में, जल में, खनिज लवणों में तोड़ने की जो क्रिया है, इस क्रिया को आप कहोगे अपघटन। तो यहां तक आपको याद रखना है। आगे देखिएगा बेटे, पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां है, छाल है, फूल है, और प्राणियों के मृत अवशेष मल आदि अपरद यानी डेट्राइटस बनाते हैं। तो ये अपरद का माने होता है बेटे मृत अवशेष, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं। तो बेटे ध्यान रखिएगा, डेट्राइटस यानी अपरद वह पदार्थ होता है जिसका अपघटन होता है। तो जिस पदार्थ का बेटे अपघटन होता है वह अपरद कहलाता है। अब यह अपरद किस रूप में हो सकते हैं, तो ये पादपों के मृत अवशेष जैसे छाल, टहनियां, पत्तियां आदि, जंतुओं के मृत अवशेष, उसका शरीर, मल मूत्र आदि हो सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अपरद या डेट्राइटस कहलाते हैं, जो अपघटन के लिए किसका काम करते हैं, कच्चे माल का या कच्चे स्रोत का काम करते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं कि अपघटन का कच्चा माल, तो इस कच्चे माल को आप क्या कहोगे, अपरद यानी डेट्राइटस। ये याद रखना बेटे, अपरद या डेट्राइटस। अब ये क्या होते हैं बेटे, तो ये जो अपरद होते हैं ये पादप व जंतुओं के शरीर के मृत अवशेष। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे कि अपरद क्या है। तो पहले तो याद रखना ये अपघटन, तो अपघटन का कच्चा माल क्या होगा, यानी अपघटन किसका शुरू होगा। ऐसा तो नहीं ना बेटे कि अपन जिंदा हैं हमारे शरीर का अपघटन होना शुरू हो जाए, पॉसिबल नहीं है कि जो सजीव जिंदा होगा उसका अपघटन नहीं होता है। लेकिन जो सजीव मर जाता है, जैसे पेड़ पौधे हैं या जंतु है, तो मरने के बाद में उनका जो मृत शरीर है वह बेटे सड़ गल जाता है, और वह जो मृत शरीर है उसके जो अवशेष है ये डेट्राइटस यानी अपरद कहलाते हैं। और इसी अपरद का क्या होता है बेटे, यानी अपघटन होता है। तो ये याद रखना, तो पदार्थों का है। अब देखो बेटे, अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण में सबसे पहला खंडन आएगा, दूसरा बेटे यहां पर निसालन आएगा, तीसरा यहां पर अपचयन आएगा, चौथा यहां पर ह्यूमिफिकेशन आएगा, और पांचवा बेटे यहां पर आएगा यानी खनिज भवन। तो मैं आपको बता दूं ये अपघटन है। तो अपघटन ये भी याद रखना बेटे, अपघटन में पहली स्टेप तो यहां पर खंडन याद रखना, फिर खंडन के बाद में बेटे यहां पर होगा यानी निसालन के बाद में फिर बेटे यहां पर होगा अपचयन के बाद में बेटे यहां पर होगा हुमस भवन, और हुमस भवन के बाद में यहां पर होगा खनिज भवन। यानी अब इसको अच्छी तरह से समझो
कि हमने अपघटन को पढ़ना है। किसे पढ़ना है? अपघटन को, यानी हमें जंतुओं के और पादपों के मृत शरीर को बिल्कुल खनिजों में तोड़ना है। तो सबसे पहला जो स्टेप आएगी वो आएगी बेटे खंडन। तो खंडन में तो क्या होगा कि जंतु और पादपों के मृत शरीर को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। अभी टुकड़ों में तोड़ा है बेटे, याद रखना। उसके बाद में निसालन आएगा बेटे, जिसमें क्या होगा कि जंतु और मृत शरीर के जो जटिल पदार्थ होंगे वह जल में घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे और मृदा या मिट्टी में चले जाएंगे। तो ये होगा निसालन। निसालन के बाद में बेटे अपचयन होगा। तो अपचयन के दौरान जो जटिल पदार्थ होंगे उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा जाएगा। उसके बाद में बेटे हुमसी भवन होगा, यानी ह्यूमिफिकेशन। तो पहले क्या होगा बेटे, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में वह पदार्थ गहरे भूरे रंग के मटेरियल में बदल जाएंगे, जिसे हुमस कहते हैं। और हुमस बनने की क्रिया ह्यूमिफिकेशन है। और जब ह्यूमिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो भी बेटे जो अपघटन करता है सूक्ष्म जीवी हैं, जिसे जीवाणु में फंगस है, उस हुमस को फिर बेटे जो है खनिज लवणों के अंदर बदल देगी या मिनरल्स में बदल देंगे। तो उस क्रिया को खनिजी भवन कहेंगे। तो बेटे याद कर लेना कि अपघटन जो है वह खंडन, निसालन, अपचयन, हुमस भवन और खनिज भवन के रूप में जो है पूरा होगा। तो ये इसकी प्रक्रिया है और ये ऑर्डर फिक्स रहेगा बेटे, याद रखना। पहले खंडन होना है, फिर निसालन होना है, फिर अपचयन होना है, फिर हुमस भवन होना है और फिर लास्ट में क्या होना है? खनिज भवन होना है। तो ये बेटे आपको याद रखना है। अब ये यहां पर बेटे एक डायग्राम है जो आपको याद रखना है कि किस तरह से पौधे उगते हैं। तो यहाँ आप देख लें बेटे कि ये यहाँ पर पौधा है। अब पौधे की कोई ब्रांच यहाँ पर टूटी, ये ब्रांच यहाँ पर टूटी, तो यहां आप देख लो कि ये बेटे यहां पर ये पत्ती है, ये प्लांट की। तो यहां पर कुछ कीटों और अन्य जीवों द्वारा भोज्य पदार्थ और ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश करती है। अब ये जो पत्ती यहां से टूटी है तो ये बेटे यहां पर ये तो कहलाएगा अपरद, ये यहां पर अपरद है और ये यहां पर मौजूद है यानी अपघटन करता यानी सूक्ष्म जीव। तो ये सूक्ष्म जीव है। अब इसको तोड़ना शुरू कर देंगे। कुछ तो बेटे यहां पर भोज्य पदार्थों को ये मृदा में निसालित कर दिए जाएंगे और कुछ जो है फंगस और जीवाणु के द्वारा जो है ये खा लिए जाएंगे। उसके बाद में बेटे ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा वापस कहां छोड़ दिए जाएंगे? मिट्टी में। तो यहाँ देख लो ये एक हरी पत्ती जमीन पर गिरती है। जमीन पर गिरने के बाद में बेटे ये सूक्ष्म जीव है या फिर ये फंगस है, यहाँ पर ये फंगस है। तो ये फंगस बेटे इस पत्ती के ऊपर ये यहाँ पर ये लीफ है। तो इस तरह से ये लीफ पर यहाँ पर ये उग रही है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि पत्तियां आंशिक रूप से अपघटन को जैसे फंजाई है या बैक्टीरिया द्वारा उपयोग कर ली जाती है और अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती है। तो पत्ती ने बेटे यहाँ पर अपना रूप खो दिया है क्योंकि यहाँ पर ये कचरे में बदल गए। उसके बाद में बेटे फिर केचुआ है या बैक्टीरिया फंगाई द्वारा उसका अपघटन होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये कहलाता है यहाँ पर हुमस, ये हुमस कहलाएगा। और हुमस के बाद में फिर बेटे इसके जो पदार्थ है कार्बनिक युक्त मृदा, यानी इसको आप यहाँ कह सकते हो हुमस, ये हुमस है, ये कार्बनिक मृदा। और इस मृदा को फिर कौन वापस अवशोषित कर लेगा? यानी पौधे। तो इस तरह से ये ह्यूमिफिकेशन होता है और ये पदार्थों का अपघटन हो जाता है। तो यहाँ देख लो ये लीफ सुविकसित थी, फिर बेटे यहाँ पर ये सूक्ष्म जीवों ने काम किया, फंगस ने काम किया, तो लीफ ने अपना रूप खो दिया। उसके बाद में बेटे वो मृत कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं जिसे हुमस कहते हैं। और हुमस के बाद में खनिज लवण बनते हैं इसमें और वापस ये पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार देखो बेटे कि अपरदहारी जीव जैसे केचुआ अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देता है और यह प्रक्रिया कहलाती है खंडन। जैसे मान लो केचुआ है तो केचुए ने क्या किया, जो लीफ की पत्ती नीचे गिरी थी बेटे उसे पहले छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया। तो ये तो पहली क्रिया है, नंबर 1 क्रिया है खंडन। लेकिन उसके बाद में बेटो यहाँ पर ये दूसरी क्रिया होती है निसालन, जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि निसालन में बेटे ये होगा कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो जल में घुलकर जो है मृदा में चले जाएंगे। तो आप देखो कि निसालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय कार्बनिक पोषक पदार्थ भूमि के मृदा स्तर में
चले जाते हैं और अनुलब्ध लवण के रूप में वहां पर अवशोषित हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि दूसरी स्टेप बेटे यहां पर आते हैं हमारे निसालन। तो निसालन के दौरान क्या हुआ कि जो जल विलेय कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो बेटे यहां पर जल विलेय कार्बनिक पदार्थ भूमि के जो मृदा संस्तर होता है, सोयल लेयर होती है, उसके अंदर चले जाते हैं और वहां पर अवशोषित हो जाते हैं। तो ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में आप देखो बेटे, बैक्टीरिया, जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरोधों का सरल अकार्बनिक पदार्थ तत्वों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को आप तीसरा लेवल कहेंगे यानी अपचयन। तो बेटे पहले तो खंडन हुआ, वो केचुए के द्वारा हुआ, फिर बेटे जल विलेय कार्बनिक पदार्थ भूमि में गए, वो निसालन हुआ, और बेटे बैक्टीरिया और कवकीय एंजाइमों के द्वारा अपरद को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। यह क्रिया कहलाएगी अपचयन। तो ये ध्यान रखना बेटे, ये अपचयन कहलाएगी। उसके बाद में फिर ह्यूमिफिकेशन होगा और ह्यूमिफिकेशन के बाद में फिर मिनरलाइजेशन होगा और फिर जाकर वो वापस जो है मिट्टी से पौधों के अंदर चले जाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं, तो ये तत्वों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती जाती है। यानी बेटे अपरद जो है खनिज पदार्थ, यानी अपरद का माने अवशेषी पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ। तो ये क्रियाएं बेटे किसी पर ये विखंडन चलेगा तो किसी पर निसालन चलेगा या किसी पर अपचयन चलेगा। तो एक बार फिर अपन रिपीट कर लें। यानी बेटे क्या क्या हुआ, सबसे पहले यह हमारे पास में है अपरद। क्लियर? अपरद में सबसे पहले क्या होगा, खंडन होगा बेटे, है ना, खंडन। खंडन के बाद में बेटे क्या होगा, यानी निसालन होगा, निसालन। और निसालन के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इसका अपचयन होगा, अपचयन। तो यहां तक की स्टेप याद रखना बेटे। तो खंडन तो किसके द्वारा होगा, केचुए द्वारा, केचुए द्वारा। और ये किसके द्वारा होगा बेटे, जल के द्वारा। और अपचयन किसके द्वारा होगा, जीवाणु या फिर फंगस के द्वारा, जीवाणु या फिर फंगस के द्वारा। तो बेटे यहाँ याद करना कि जो अपरद है ये डेट्राइटस है, डेट्राइटस। तो डेट्राइटस में पहले केंचुए के द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। तो इस घटना को तो कहोगे खंडन। खंडन होने के बाद में बेटे अब इसका जल अपघटन होगा। जल में जो जल विलेय कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं वो बेटे जल में घुल करके मिट्टी के अंदर जो लेयर होती है वहां चले जाएंगे, वहां अवशोषित हो जाएंगे। तो इस घटना को कहोगे निसालन। तो निसालन किसके माध्यम से होगा, जल के माध्यम से। जो जल विलेय कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होंगे वो मिट्टी की लेयर के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद में बेटे वहां पर अपचयन होगा। तो अपचयन में यह होगा कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें केचुए और फंगस के माध्यम से सरल पदार्थों में तोड़ा जाएगा और उस घटना को आप कहोगे अपचयन। यहां तक क्लियर हो गया बेटे? आगे बढ़ेगा। अपचयन के बाद में अब होगा बेटे नंबर 4 स्टेप यानी ह्यूमिफिकेशन और नंबर 5 स्टेप यानी मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। तो अब सबसे पहले क्या होता है बेटे, यानी 4th नंबर की जो स्टेप है वह है ह्यूमिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि अपचयन के दौरान बने हुए जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं वो बेटे गहरे भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस बनने की जो प्रक्रिया है इसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। तो यहां देख ले कि ह्यूमिफिकेशन के दौरान गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्वों का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है और यह प्रकृति में कोलाइडल होने के कारण यह पोषकों का भंडार का काम करता है। यानी बेटे ये किसका काम करेगा, फर्टिलाइजर, यानी एक तरह से ये पौधों के लिए खाद का काम करता है। तो एक बार देख ले बेटे कि ह्यूमिफिकेशन यानी गहरे भूरे रंग के क्रिस्टल जैसे पदार्थ जिसे ह्यूमस कहते हैं, तो ह्यूमस के बनने की क्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन का अपघटन थोड़ा स्लो होता है और इसके अंदर बेटे खनिज लवण कई प्रकार के पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। तो ये पादप के लिए बहुत ही उपजाऊ का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं। फिर आगे देखें बेटे, ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवी द्वारा खंडित होता है और खनिजीकरण नामक प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं और उनमें मुक्त होते हैं। तो ये 5वीं क्रिया है मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले तो बेटे ह्यूमिफिकेशन हुआ, ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमिफिकेशन से यहां पर क्या बना,
यानी ह्यूमस बना। अब ह्यूमस में यहाँ पर बेटे क्या होंगे कि यहाँ सूक्ष्म जीव होंगे, और सूक्ष्म जीव बेटे इसको ह्यूमस को किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे खनिज लवणों में, इसको खनिज लवणों में बदल देंगे, जिसको आप कह सकते हो मिनरलाइजेशन यानी मिनरलाइजेशन, इसको खनिज भवन आप कह सकते हो। और ये खनिज भवन फिर यहाँ से बेटे मिट्टी के अंदर मुक्त कर दिए जाएंगे, और ये किसको प्राप्त हो जाते हैं, पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ से ये वापस पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप देख ले बेटे कि 3 स्टेप तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद में ये चौथी स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, और ये 5वीं स्टेप है मिनरलाइजेशन, जिसके दौरान बेटे ह्यूमिफिकेशन से तो ह्यूमस बना, और ह्यूमस से बेटे सूक्ष्म जीवी इस पर कार्य करेंगे, और सूक्ष्म जीवी इस पर कार्य करके इसको खनिज लवणों में बदल देंगे, और ये खनिज लवण मिट्टी में मुक्त हो जाएंगे, जहां से इन्हें पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो अपघटन प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह भी याद रखिएगा बेटे। अपघटन की दर जलवायु घटकों और अपरद के रासायनिक संगठनों पर निर्धारित होती है, क्योंकि जलवायु घटक और अपरद के रासायनिक संगठन पर निर्धारित होती है, क्योंकि जलवायु घटक का माने बेटे गर्मी थोड़ी ज्यादा होना चाहिए वहां पर, और साथ में जो अपघटन है, अपघटन करता या अपरद है, उसका उसके रासायनिक नेचर कैसी है। जैसे अगर पॉलीथीन है तो कभी भी उसका अपघटन नहीं होगा बेटे। तो अपघटन जो है वह अपरद की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और जलवायु कारकों पर भी निर्भर करता है कि गर्मी कितने, सर्दी कितने, बरसात कितनी है। यहां देखो बेटे, यह एक विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों में यदि अपरद देखो बेटे काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है तो अपघटन की दर थोड़ी धीमी होती है, लेकिन यही अपरद अगर नाइट्रोजन और जल विलेय तत्वों से जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तो इसका अपघटन तेज होता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि बेटे अगर अपरद लिग्निन और काइटिन का है, क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं बेटे, इनको घोलने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो अगर अपरद में काइटिन ज्यादा है जैसे कीटों के अवशेष, लिग्निन ज्यादा है जैसे पादपों के अवशेष, तो इनका अपरद अपघटन जो थोड़ा स्लो होगा। लेकिन जो अपरद बेटे किसके बने होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ज्यादा है, जल विलेय तत्व ज्यादा है, तो फिर इनका अपघटन जो है तेज होता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में बेटे देखो, ताप और मृदा की जो नमी है बहुत महत्वपूर्ण जलवायु घटक है, जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करती है। तो ये नमी याद रखना बेटे, यानी ताप और मृदा की जो नमी है ये ह्यूमिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि विशेष नमी पर जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो अपनी संख्या को बढ़ोतरी करेंगे और अपघटन को ज्यादा जो है नियमन करेंगे। गर्म और आर्द्र पर्यावरण अपघटन की गति को तेज होता है, जबकि जो निम्न तापमान है और अवायवीय अपघटन की गति को धीमा करते हैं। इनके परिणामस्वरूप ये होता है बेटे कि कार्बनिक पदार्थों का भंडारण जमा हो जाता है। यानी याद रखिएगा कि अगर बेटे यहाँ पर गर्म और आर्द्रता पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, लेकिन अगर निम्न तापमान है और अवायवीय जीवन है वहां पर, तो अपघटन स्लो होगा, और अपघटन स्लो होगा तो फिर क्या होगा, वहां पर खनिज लवण अपघटित ना होकर वहां पर खनिज लवण इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेटे आपको यहां पर याद रखना है। तो ये था बेटे हमारा यानी प्रोडक्टिविटी और अपघटन। तो बेटे याद रखिएगा कि प्रोडक्टिविटी तो आपको ऐसे याद करनी है कि जो है किसी इकाई समय या इकाई क्षेत्र में बनाए गए भोजन की मात्रा है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे मैंने अपघटन के बारे में बताया। तो पहले जो जंतु और पादप होते हैं इनका जो मृत शरीर होता है वह अपरद कहलाता है बेटे, या मृत शरीर के अवशेष ये अपरद कहलाते हैं। और इस अपरद को या जंतुओं के मृत शरीर के अवशेषों को बेटे छोटे छोटे खंडों में टूटकर खनिज लवणों में बदल जाना, यह अपघटन कहलाता है। अपघटन बेटे प्रक्रिया है वो 5 स्टेप में पूरी होगी, याद कर लेना। सबसे पहले खंडन होगा, फिर निसालन होगा, फिर अपचयन होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, और लास्ट में बेटे खनिजी भवन होगा, है ना। विखंडन में तो पहले टुकड़े में टूट जाएगा शरीर, और निसालन में बेटे क्या होगा कि जो जल विलेय पदार्थ होंगे वो मिट्टी के अंदर अवशोषित कर ले जाएंगे। अपचयन के अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे उन्हें सरल में तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद
बाद में ये सरल पदार्थ गहरे भूरे रंग के पदार्थ हुमस में बदलेंगे, उसे ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। ह्यूमिफिकेशन पर सूक्ष्मजीवी क्रिया करेंगे और बेटे इसे खनिज लवणों के अंदर बदल देंगे, तो इसको खनिज भवन कहेंगे। और ये जो खनिज लवण होंगे ये वापस पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में बेटे ये जो अपघटन है वह तापमान पर, जलवायु कारक पर या फिर अपरद की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो बेटे इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा समझ के पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, लिख लिख कर पढ़ना बेटे, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।